उन्होंने चौहान वंश का पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने ये जाना कि भाई चौहान वंश की उत्पत्ति आखिर किस प्रकार हुई है, ठीक है, चौहान वंश की कौन कौन सी शाखाएं हैं, चौहान वंश के प्रमुख कुल देवता कौन कौन से हैं, कुल देवी कौन कौन से, सभी मैंने अच्छे से समझा रखा है पार्ट 1 के अंदर, तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा दोस्तों। आज हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, कैप्सूल नंबर 2, और इसमें दोस्तों जैसे सांबर का चौहान वंश, पहला आपके जो चौहान वंश की शाखा है सांबर के चौहान वंश, तो इस वीडियो में सांबर के चौहान वंश से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है साथ साथ में, ठीक है। चलो, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा, सांबर के चौहान वंश। क्या रहेगा दोस्तों, सांबर के चौहान वंश। तो आप ऊपर हेडिंग लगा लेना, सांबर के चौहान वंश, ठीक है, सांबर के चौहान वंश। ये हमारा टॉपिक का क्या हो गया दोस्तों, नाम हो गया, ठीक है, सांबर के चौहान वंश। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो सांबर का चौहान वंश है, इसमें प्रमुख शासक जो है वो कौन कौन हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से इसमें प्रमुख शासक हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रमुख शासकों के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं लिखता हूँ दोस्तों, जैसे सबसे पहले सांबर के चौहान वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं वासुदेव, ठीक है, वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। तो वासुदेव सांबर के चौहान वंश के क्या है, संस्थापक हैं। दूसरे स्थान पर बात करता हूं तो वासुदेव के बाद में आते हैं नृप, ठीक है, नृप के बाद में आते हैं दुर्लभ राज। कौन आते हैं दोस्तों, दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के बाद में आते हैं गुहक फस्ट। कौन आते हैं, गुहक फस्ट के बाद में आते हैं चंद्र राज। कौन आते हैं, चंद्र राज या चंदन राज भी लिखा मिलता है। चंद्र राज के बाद में आते हैं दोस्तों सिंह राज, ठीक है, चंद्र राज के बाद में कौन आते हैं, सिंह राज। और सिंह राज के बाद में आते हैं विग्रह राज। कौन आते हैं, विग्रह राज, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल, विग्रह राज। तो ये आपको ध्यान रखना है, विग्रह राज। देखो, पहला वासुदेव, दूसरा नृप, तीसरा दुर्लभ राज, चौथा गुहक फस्ट, और पांचवा है चंद्र राज या चंदन राज, और छठा है सिंह राज, और सातवां है विग्रह राज, और आठवां है दोस्तों दुर्लभ राज। कौन है दोस्तों, दुर्लभ राज सेकंड, ठीक है, दुर्लभ राज सेकंड आते हैं भाई 8वें नंबर पर। यहाँ पर आपको नजर नवा लिख देते हैं, चलो नवा ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। नवा जो शासक आता है, देखो दुर्लभ राज सेकंड के बाद में अगला आता है दोस्तों गोविंद राज थर्ड, ठीक है, गोविंद राज थर्ड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गोविंद राज थर्ड, देखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस तरीके से, तृतीय, गोविंद राज तृतीय। इसी प्रकार से दोस्तों 10वें नंबर पर जो अगला शासक आता है वो आता है वीर्य राज। कौन आता है, वीर्य राज के बाद में 11वें नंबर पर आता है चामुंड राज। वीर्य राज के बाद में चामुंड राज के बाद में बात करते हैं तो इसके बाद में जैसे दुर्लभ राज थर्ड वापस आ जाते हैं भाई, दुर्लभ राज, ठीक है, दुर्लभ राज थर्ड, ठीक है, दुर्लभ राज आते हैं थर्ड। यहाँ पर हमने किसकी बात की, दुर्लभ राज सेकंड की बात की, यहाँ पर दुर्लभ राज थर्ड आ गया। इसके बाद में 13वें नंबर पर जैसे वीर्य राज आ जाते हैं, कौन है, विग्रह राज आते हैं, विग्रह राज। और विग्रह राज कौन से, थर्ड नहीं, सेकंड नहीं दोस्तों, थर्ड। विग्रह राज सेकंड पहले आ चुके हैं, देखिएगा विग्रह राज ये रहे दोस्तों, विग्रह राज ये सेकंड आ चुके हैं, ठीक है, विग्रह राज सेकंड, तो ये विग्रह राज थर्ड आ गए। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं 14वें नंबर पर वे हैं अजय राज। कौन आते हैं दोस्तों, अजय राज। तो इस तरीके से दोस्तों सांबर के चौहान वंश के प्रमुख शासक रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये प्रमुख दोस्तों सांबर के चौहान वंश के प्रमुख शासक हो गए। अब हम इन सभी के बारे में तो नहीं देखने वाले दोस्तों, जो मेन जो शासक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, वो देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पेस नजर आए और आप इनको आसानी से जो है वो नोट कर सको। देखो ये प्रमुख आप जूम कर दिया मैंने अच्छे से, आप इनको देख सकते हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं इनको। सबसे पहले वासुदेव, फिर नरप, फिर दुर्लभ राज, गुहक फस्ट के बाद में एक गुहक सेकंड भी आता है, उसके बारे में भी देखेंगे। चंद्र राज, सिंह राज, विग्रह राज, दुर्लभ राज सेकंड, गोविंद राज थर्ड, वीर्य राज, चामुंड राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज, अजय राज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रमुख शासकों के बारे में देखा है। चलो दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेन शासक पढ़ते हैं, फिर हमारे सांबर का चौहान वंश कंप्लीट हो जाएगा। प्रमुख मेन शासकों के बारे में देखेंगे। तो ये तो इनका प्रमुख क्रम हो गया दोस्तों कि भाई वासुदेव के बाद में कौन बना, ठीक है, नरप के बाद में कौन बना, इस तरीके से क्रम से। चलो दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं सभी शासकों के। चलो मैं, हाँ अब देखो, ठीक है। अब जैसे प्रमुख हम पढ़ते हैं, सबसे पहले सांबर के चौहान वंश, आपको पता चल गया होगा दोस्तों सांबर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो सांबर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, बताओ, आप ही बताओ। सबसे पहले हमने कौन सा शासक लिया था, वासुदेव ने सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 551 ईस्वी में। तो वासुदेव को क्या कहा जाता है दोस्तों, 551 ईस्वी में चौहान वंश की, सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इसे सांबर के चौहान वंश का यानी क्या कहा जाता है, सांबर के चौहान वंश के, यदि हम कह सकते हैं कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है या सांबर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे सांबर के
के चौहान वंश के संस्थापक हो गए दोस्तों, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चौहान वंश के संस्थापक। चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए? चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक हमारे हो गए वासुदेव, ठीक है, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे इनसे संबंधित। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे वासुदेव से, ये देखो, ये जो वासुदेव है इन्होंने जो है वैसे एक शिलालेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? एक बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में क्या मिलता है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है, सांबर झील, इस सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो वासुदेव ने करवाया था। ध्यान रखना, सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। ये भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ये प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना, चौहान वंश के संस्थापक हो गए और वासुदेव ने जो है वो चौहान वंश, सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। हम बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की। ये जो बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों के 1117 ईस्वी में, दोस्तों 1117 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर मिला था। किस मंदिर की दीवार पर मिला था? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर मिला था, ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, तो भीलवाड़ा यानी पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर यह शिलालेख मिला था, बिजोलिया का शिलालेख। आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। ये जो बिजोलिया शिलालेख है, इस शिलालेख की जो भाषा है, इस शिलालेख की जो भाषा है वो क्या है दोस्तों? इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। किस प्रकार की भाषा इसकी? इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना कि जो बिजोलिया का शिलालेख है इसमें कितने पद्य हैं? तो इसमें 13 पद्य है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसमें 13 पद्य हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। जो बिजोलिया का शिलालेख है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? इसके रचयिता, रचना करने वाले, तो इसके जो रचयिता हैं वे हैं दोस्तों गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है दोस्तों गुणभद्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि बिजोलिया का शिलालेख ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो ये श्रावक लोलाक के द्वारा लिखवाया गया था। श्रावक लोलाक के द्वारा लिखवाया गया था, श्रावक लोलाक, ठीक है, श्रावक लोलाक के द्वारा लिखवाया गया था दोस्तों, ठीक है। श्रावक लोलाक ने कहा कि ये शिलालेख लिखो। देखो इसके लेखक कौन है? इसके रचना करने वाले हैं गुणभद्र। अब इस शिलालेख के जो लेखक कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस शिलालेख के लेखक कौन है? तो इस शिलालेख के लेखक है कायक केशव। देखिएगा, कायक केशव, कायक केशव, ठीक है, ये इनके लेखक हो गए। यहाँ पर कायसु केशव भी लिखा मिलता है, कायसु, ठीक है, कायसु केशव या कायक केशव लिखा मिलता है। तो कायक केशव इनके लेखक हो गए इस शिलालेख के, बिजोलिया शिलालेख के। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, देखो थोड़ा सा धुंधला नजर आ सकता है। चलो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड, देखो कर्नल जेम्स टोड जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड दोस्तों कहते हैं बिजोलिया जो शिलालेख है, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है या वास्तविक नाम जो है बिजोलिया, बिजोलिया का जो वास्तविक नाम क्या है वो क्या है? प्राचीन नाम हम कह सकते हैं वो है दोस्तों विज्यावली। क्या है? विज्यावली। ये आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया का प्राचीन नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका नाम है वास्तविक नाम विज्यावली। एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है। इसके अलावा एक आपको पूछा जा सकता है कि भाई सांबर, देखो मैं यहाँ पर नोट के अंदर कहाँ लिखूं, यहाँ पर जगह पड़ी, चलो यहाँ पर लिखवा देता हूँ। आपको ध्यान रखना दोस्तों, नोट में आप लिख सकते हैं जैसे सांबर का प्राचीन नाम क्या हो गया? सांबर का प्राचीन नाम, जो सांबर है ये सांबर के चौहान वंश पढ़ रहे हैं, तो सांबर का प्राचीन नाम क्या हो गया? तो सांबर का प्राचीन नाम हो गया शाकंभरी। सांबर का प्राचीन नाम क्या हो गया? शाकंभरी। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर बात करता हूँ जैसे भीनमाल, भीनमाल जालोर के अंदर है, इस भीनमाल का प्राचीन नाम क्या हो गया? तो इस भीनमाल का प्राचीन नाम है दोस्तों श्रीमाल। क्या है दोस्तों? श्रीमाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नाडोल जो कि पाली के अंदर है, इस नाडोल का प्राचीन नाम क्या है? तो इस प्राचीन नाम है दोस्तों नड्डल। क्या है? नड्डल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो दिल्ली का प्राचीन नाम मिलता है दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? तो दिल्ली का प्राचीन नाम मिलता है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का। इस तरीके से जो कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं। जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? आपको ध्यान रखना, जालोर। जालोर का प्राचीन नाम मिलता है जाबलीपुर। ये कुछ पॉइंट जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। सबसे पहला शासक था हमारे वासुदेव। तो वासुदेव से संबंधित हमने ये जाना कि वासुदेव जो है वो चौहान वंश के क्या है? संस्थापक हैं, और इन्होंने स्थापना की थी सांबर के चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाया था, इस सांबर झील का निर्माण वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। और बिजोलिया शिलालेख से संबंधित कुछ फैक्ट हमने आज यहाँ पर जाने हैं। अब दोस्तों ये प्रमुख वासुदेव के बाद में मैं अगले शासक की बात करता हूं। आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं अगले शासक की बात करता हूं। यहाँ पर अगला जो शासक आता है, सबसे पहला शासक हमने देखा वासुदेव। वासुदेव के बाद में एक अगला शासक आता है जिनका नाम है गुहक फर्स्ट जाना, और दूसरा शासक प्रमुख जो आता है वो आता है गुहक फर्स्ट, ठीक है, गुहक फर्स्ट।
गोरखपुर की बात करता हूं तो गोरखपुर ने क्या किया दोस्तों, सीकर में, देखो सीकर में, सीकर जिला है, सीकर के अंदर दोस्तों हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था सीकर में। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों गोरखपुर ने। और हर्षनाथ के बारे में कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। हर्षनाथ जी कौन है, चौहानों के कुल देवता है। चौहानों के कौन है दोस्तों, चौहानों के कुल देवता। चौहानों के क्या है, कुल देवता है। हर्षनाथ जी जो है वो चौहानों के कुल देवता है। ये भी प्रश्न यहाँ पर बनता है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर जो है वो किसका सामंत था, तो ये गोरखपुर जो है वो नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड का क्या था दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। गोरखपुर नागभट्ट द्वितीय का क्या था, सामंत था। ये भी कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इनको अच्छे से ध्यान रखना। ये हमारा गोरखपुर हो गया। गोरखपुर के बाद में एक अगला शासक और आता है जिसका नाम है भाई गोरख सेकंड। देखो गोरखपुर के बाद में एक अगला शासक आता है, दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं गोरख सेकंड, ठीक है, गोरख सेकंड। गोरख सेकंड की बात करते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, देखो ये क्या करता है, कन्नौज के अंदर, कन्नौज का शासक था भोजराज, ठीक है, कन्नौज का शासक था भोजराज। कन्नौज के शासक भोजराज की एक बहन थी दोस्तों, भोजराज की सिस्टर थी, बहन थी कलावती। तो कलावती के साथ विवाह करता है दोस्तों कौन, ये कलावती के साथ विवाह करता है गोरख सेकंड। आप लिखेंगे गोरख सेकंड जो है वो कन्नौज के शासक भोजराज की बहन कलावती से विवाह करता है, शादी करता है, ठीक है। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा हुआ, चलो ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये गोरख सेकंड हो गया। गोरख सेकंड के बाद में हम बात करते हैं गोरख फर्स्ट, गोरख सेकंड। इसके बाद एक अगला शासक और आता है दोस्तों जिनका नाम है चंदनराज। देखो चंदनराज, ठीक है, चंदनराज भी लिखा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रराज भी लिखा मिलता है, चंदनराज या चंद्रराज। ये जो इनकी बात करते हैं तो इनकी एक पत्नी थी, इनकी पत्नी थी दोस्तों आत्मप्रभा। इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा। आत्मप्रभा या फिर कई बुकों के अंदर रुद्राणी भी लिखा मिलता है, तो आत्मप्रभा या रुद्राणी जो है इनकी पत्नी का नाम था। ये जो थी रुद्राणी या आत्मप्रभा, ये शिव भक्त थी। कौन थी दोस्तों, शिव भक्त थी, ठीक है। आत्मप्रभा या रुद्राणी ये शिव भक्त थी। ये जो है पुष्कर में प्रतिदिन जो है वो शिव जी के सामने 1000 दीपक जलाती थी, 1000 दिए जलाती थी प्रतिदिन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि आत्मप्रभा जो है पुष्कर के अंदर प्रतिदिन जो है वो 1000 जो है वो शिव जी के सामने जो है दीपक जलाती थी, 1000 दीपक जलाती थी। किसके सामने, शिव जी के सामने। ये भी आपको ध्यान रखना, शिव जी की पूजा करती थी, तो ये शिव भक्त थी दोस्तों। ये पुष्कर में प्रतिदिन जो है वो 1000 दीपक जलाती थी शिव जी के सामने। चंद्रराज की पत्नी थी, चंद्रराज या चंद्रराज। चंद्रराज या चंद्रराज के बाद में हम अगले शासक की बात करें तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, चलो यहां पर, ठीक है। चौथा शासक कौन सा हो गया, चंद्रराज। चंद्रराज के बाद में अगला शासक आता है दोस्तों जिनका नाम है अपने बात करते हैं गोविंदराज। देखिएगा गोविंदराज तृतीय, ठीक है, गोविंदराज तृतीय। इनकी बात कर लेते हैं गोविंदराज की। तो ये गोविंदराज दोस्तों ध्यान रखना, गोविंदराज इनकी बात करें तो देखो आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ में फरिश्ता ने क्या किया था, फरिश्ता ने इनके बारे में कहा था, फरिश्ता ने देखो गोविंदराज तृतीय के बारे में क्या कहा था कि मारवाड़ में जैसे गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा था। यानी जो गजनी के जो शासक थे, गजनी के शासक वो मारवाड़ की ओर आ रहे थे, ठीक है, गजनी के शासक मारवाड़ की ओर आ रहे थे। तो जो है फरिश्ता ने कहा कि ये गोविंदराज तृतीय जो है वो उनको रोक रहा था। यानी फरिश्ता के अनुसार गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा है इस गोविंदराज तृतीय को। इसके अलावा गोविंदराज तृतीय की यदि मैं बात करता हूं तो पृथ्वीराज जो विजय हैं, देखो पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ किसका है भाई, ये पृथ्वीराज विजय ये ग्रंथ है जयन्ना का। किसका है, जयन्ना का। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय का है और पृथ्वीराज विजय जयन्ना का है। तो इसी जयन्ना के अंदर दोस्तों जो है गोविंदराज तृतीय की एक उपाधि मिलती है वेरीघट, ठीक है, वेरीघट की उपाधि मिलती है, ध्यान रखना वेरीघट, ठीक है, वेरीघट की उपाधि मिलती है, ठीक है, वेरीघट की, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेरीघट की उपाधि इनकी मिलती है। तो ये गोविंदराज तृतीय हुआ। गोविंदराज तृतीय के बाद में आप लिख सकते हैं 5वें नंबर पर दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल गोविंदराज तृतीय के बारे में। गोविंदराज तृतीय के बाद में हम आगे बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम। देखो दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम, मैं यहाँ पर पृथ्वीराज प्रथम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज प्रथम है दोस्तों, पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मारा था। 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मारा था, क्योंकि पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे, इसलिए इन्होंने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मारा था। चालुक्य वंश के शासक थे। 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मारा था इन्होंने, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे, पृथ्वीराज प्रथम ने, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज प्रथम जो है वो शिव भक्त थे
और इनकी जो उपाधि है वो परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की है, पृथ्वीराज प्रथम की। और इन्होंने सोमनाथ मार्ग में यात्रियों हेतु निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रमुख हमारा सांबर का चौहान वंश कंप्लीट होता है। इसमें प्रमुख मेन जो शासक थे उनके बारे में हमने अच्छे से देखा है। ठीक है, बिल्कुल, अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको करवाया है। सबसे पहले देखो सांबर के चौहान वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखा, फिर मेन शासक थे जिसमें सबसे पहले वासुदेव के बारे में जाना। वासुदेव के बाद में अगला जो शासक आता जैसे मेन शासक जिसमें गुहक फर्स्ट के बारे में देखा, फिर गुहक सेकंड के बारे में देखा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अगला शासक जैसे गुहक फर्स्ट, गुहक सेकंड, फिर चंद्रराज, फिर गोविंदराज तृतीय के बारे में देखा, और फिर पृथ्वीराज प्रथम के बारे में देखा जिन्होंने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मारा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था दोस्तों सांबर का चौहान वंश, ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर अगला जो वंश है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, आप BSTC PTT की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप पढ़िएगा, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके।